Hello friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss the concept of mark to market. I have received the request for this topic, that's why I am making the video on this topic. ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कंसेप्ट पर. देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट. मार्क टू मार्केट इज एन अकाउंटिंग मेथड विच इज यूज टू असेस और कैलकुलेट द फेयर और रीजनेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट मार्केट प्राइस. क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि मार्क टू मार्केट क्या है? ये एक अकाउंटिंग मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने एसेट्स की या लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. किस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? फेयर वैल्यू को. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है इस कंसेप्ट में. और इस कंसेप्ट को हम मार्क्ड टू मार्केट भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो हम डिटेल में समझने वाले हैं आज विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स. एक एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक समझाऊंगी और दूसरा एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगी, जिसकी समझने के बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सीधी सी बात ये है इस कंसेप्ट में ये कि हमारे पास जो है हमारी असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन के लिए दो मेथड्स होते हैं. एक होता है हिस्टोरिक मेथड और दूसरा मेथड ये है मार्क टू मार्केट मेथड. जो हमारा हिस्टोरिक मेथड होता है वो हिस्टोरिक मेथड क्या कहता है कि हम असेट्स या लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पर शो करते हैं? उन वैल्यूज पर जिस पर हमने उन्हें एक्वायर किया होता है. दैट मीन्स द हिस्टोरिक कॉस्ट. Historic cost means the cost at which the stock is purchased, at which the asset or liability is purchased, because in our case the item is the asset or liability. Okay, तो हिस्टोरिक कॉस्ट वो हुई जिस पर हमने उस चीज को एक्वायर किया. बट दूसरा जो आता है वो आता है मार्क टू मार्केट. मार्क टू मार्केट मेथड क्या कहता है कि असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन कैसे करनी है? हमने उनकी जो हिस्टोरिक प्राइस है उसको एडजस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द करंट मार्केट प्राइस. किसके रिस्पेक्ट में? करंट मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में. ये क्या है कंसेप्ट? ये हमें जो है समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. उससे पहले मैं आपको एक बार फीचर्स बता देती हूँ जो लिखे हुए हैं, ताकि एग्जांपल को देखने के बाद आपको ये फीचर्स की ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए. क्या लिखा है? दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स इन डीमैट अकाउंट्स, फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड फॉर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो दिस मेथड इज यूज्ड. ठीक है, इस मेथड को जनरली यूज किया कब जाता है कि कब हम करते हैं वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, मार्क टू मार्केट मेथड. इन द केस ऑफ स्टॉक्स करते हैं, इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो यूनिट्स होती हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए भी इस मेथड को यूज करते हैं. और तीसरा जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स, उनमें भी हम वैल्यूएशन के लिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, जहां पर हम जो प्राइस है उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि एक असेट का या एक सिक्योरिटी का या एक यूनिट का, म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो प्राइस है वो विद रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेट किया जाता है. और दैट इज वाई कि अगर क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो फेयर और रीजनेबल कहलाई जाएगी. क्योंकि जो हिस्टोरिक प्राइस होता है वो कब का प्राइस होता है? जब हमने उस एसेट को एक्वायर किया था. सपोज कीजिए आपने एक महीने पहले एसेट को एक्वायर किया था, तो क्या जरूरी है जिस प्राइस पर आपने उस एसेट को एक साल पहले या एक महीने पहले परचेज किया है वही एसेट का प्राइस आज भी होगा? उस सिक्योरिटी का प्राइस क्या आज भी वही होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. प्राइस एवरी सेकंड चेंज करता है. प्राइस एवरी सेकंड चेंज करता है बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द मार्केट. ठीक है, तो ये है हमारे पास कंसेप्ट. हिस्टोरिक प्राइस की डिसएडवांटेज हमेशा रहती है कि वो कभी भी जो ट्रू वैल्यू है एसेट की वो कभी भी शो नहीं करता. ठीक है, तो ये मार्क टू मार्केट मेथड का यूज करने का जो बेसिक मोटिव रहता है वो यही रहता है कि उस पर्टिकुलर एसेट की, उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी की या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, आज की डेट में उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं. ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं इस मेथड के. 3 फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स. वो क्या है? दिस मेथड हेल्प्स इन द डेली सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज बाय द ट्रेडर्स ड्यू टू चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. क्या होता है? जब ट्रेड होता है तो दो पार्टीज होती है, एक होती है बायर और दूसरी होती है सेलर. तो जो बायर है और जो सेलर है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जब उन्होंने एंट्री की होगी
तो कोई एक प्राइस डिसाइड किया होगा कि इस प्राइस पर हम जो है ट्रेड करेंगे, बट इन फ्यूचर जब उस एसेट का जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका प्राइस जब भी फ्लक्चुएट करेगा तो जिस पार्टी को प्रॉफिट होगा उस पार्टी को दूसरी पार्टी वो जितने अमाउंट का प्रॉफिट है वो दे देगी, राइट। तो लॉस वाली पार्टी क्या करेगी, प्रॉफिट वाली पार्टी को क्या दे देगी, अमाउंट दे देगी। तो जो डेली सेटलमेंट होती रहेगी प्रॉफिट और लॉसेस की, और वो इस कंसेप्ट की वजह से होगी, ठीक है, मार्क टू मार्केट मेथड। ये चीजें आपको अच्छे से समझ तब आएंगी जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अंडर दिस मेथड द रियल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज is calculated through daily revaluation rather than referring to the book value. Under this method क्या कह रहे हैं कि जो रियल वैल्यू है असेट्स और लाइबिलिटीज की उसे कैलकुलेट किया जाता है। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो बुक वैल्यू है, जो हिस्टोरिक प्राइस था एसेट का, उसे हम क्या करते रहते हैं, रीवैल्यूएट करते रहते हैं बेस्ड ऑन द current market price of that asset. This method gives a more realistic picture of the company's financial position. Obviously एक वो है कि आपने स्टॉक्स को रिकॉर्ड कर रखा है एट द प्राइस एट विच दे वर रिक्वायर्ड, और दूसरा है कि आप उसे करंट मार्केट प्राइस पर शो कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जब हम करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करेंगे तब कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चलेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएं। सबसे पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक हम एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर परचेजेस 1000 शेयर्स इन अ कंपनी फॉर ₹10 पर शेयर। एक इन्वेस्टर था जिसने 1000 शेयर्स कंपनी के परचेज किए हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू क्या हुई, उस शेयर्स की या उस इन्वेस्टमेंट्स की जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, उस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हुई वो क्या हुई, 10 into 1000, राइट। क्योंकि एक प्राइस का शेयर 10 रुपए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000, तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स जो है उस इन्वेस्टर ने की है इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये बुक वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है गाइस, ये है हमारे पास बुक वैल्यू। अब इन द डे फॉलोइंग द परचेज द कंपनी स्टॉक प्राइस फॉल बाय 10%। अब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो क्या था, ₹10 पर शेयर। पर ये ₹10 पर शेयर जो स्टॉक प्राइस था इसमें रिडक्शन हो गई है कितनी, बाय 10%, 10% से कम हो गई है। दैट मीन्स 10 का 10% करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो दैट मीन्स 10 में से 1 गया 9। तो मतलब अब जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस कंपनी में इस पर्टिकुलर डे पर, क्योंकि कल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वैल्यू इतनी थी, अगले ही दिन आपके जो कंपनी के स्टॉक प्राइस थे वो नीचे गिर गए 10% से। दैट मीन्स कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, ₹9 पर शेयर। तो दैट मीन्स अगर हम आज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है, तो वो कितनी आएगी, ₹9 इंटू 1000। क्योंकि जो कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर ने परचेज किए थे वो तो चेंज नहीं होंगे ना, चेंज क्या होगा, उन शेयर्स की वैल्यू। तो एक शेयर की वैल्यू पहले 10 थी, अब 9 हो गई। तो टोटल आज की जो वैल्यू है, जो करंट मार्केट प्राइस है उन शेयर्स का, वो क्या है, 9000। ठीक है, तो मार्क टू मार्केट वैल्यू कितनी हुई, 9000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड द मार्क टू मार्केट वैल्यू, जिसको जो कंपनी की पोजीशन की, कंपनी की कितनी स्ट्रॉन्ग वो है फाइनेंशियली, वो जो हमें वैल्यू इंडिकेट करती है वो मार्क टू मार्केट वैल्यू होती है। क्योंकि बुक वैल्यू तो वो वैल्यू है जब हमने उन्हें एक्वायर किया था, ठीक है, वो 10,000 है। बट अगर करंट देखें कि मार्केट में कितना प्राइस अभी चल रहा है तो वो क्या है, 9000। ठीक है, तो इससे हमें कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। किसी को असेस करना है कि कंपनी कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रू वैल्यू जो इंडिकेट करेगी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो बुक वैल्यू नहीं बल्कि मार्क टू मार्केट वैल्यू करेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखा था ना कि दिस मेथड गिव्स अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप सो आपको अब ये कैरेक्टरिस्टिक का मतलब अच्छे से समझ में आया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैं आपको क्लियर करूंगी जब हम दूसरा एग्जाम्पल अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ मार्क टू मार्केट इन द केस ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं,
जो मैंने पूरे के पूरे आपको कंसेप्ट क्लियर किए हैं एक एक डेरिवेटिव प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पर जाकर डेरिवेटिव प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अगर आपने देखी हैं, दैट मीन्स आपको ये फ्यूचर्स का कंसेप्ट भी अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, लेट्स एज्यूम टू पार्टीज। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यही होते हैं ना कि दो पार्टीज में आपस में क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। और किस चीज का ट्रेड करती है, अंडरलाइंग असेट का, राइट, खुद को हेज करने के लिए। और दोनों पार्टी की जो एजम्पशंस होती हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट वो क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं, डिफर होती हैं एक दूसरे से। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लेट्स एज्यूम टू पार्टीज दैट इज मिस्टर राम एंड मिस्टर रोहन आर एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट where Mr. Ram agrees to purchase 10 kg of wheat at rupees 1000 per kg after a maturity period of 6 months from Mr. Rohan। क्या कह रहे हैं, दो पार्टीज हैं, मिस्टर राम है, मिस्टर रोहन है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पर मिस्टर राम ने ये कहा है कि मैं आपसे, किसको कहा है, मिस्टर रोहन को मिस्टर राम कह रहे हैं कि मैं आपसे क्या करूंगा, वीट परचेज करूंगा, 10 केजी वीट मैं आपसे परचेज करूंगा। और उस वीट को परचेज करने का प्राइस पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है, और प्राइस क्या रखा गया है, ₹1000 पर केजी। तो जो प्राइस पहले से ही डिसाइड कर लिया है वो एक्सरसाइजिंग प्राइस होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये है एक्सरसाइजिंग प्राइस, दैट इज ₹1000 पर केजी। अब जब हमारे पास मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है, 6 महीने के बाद का, तो 6 महीने में क्या वैल्यू जो है सेम रहेगी, ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करेगी, हर दिन फ्लक्चुएट करेगी। तो हर दिन के बेसिस पर जो दोनों पार्टीज हैं वो प्रॉफिट और लॉस की सेटलमेंट करते हुए चलती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, कैश बेस्ड सेटलमेंट, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट दो बताया था ना। तो कैश बेस्ड सेटलमेंट का कंसेप्ट भी अगर आपको पता है तो यहां पर अब समझिए मैं क्या समझाना चाहूंगी। देखो, एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे द प्राइस पर केजी इंक्रीज टू ₹1100। सीधी सी बात ये है, एक्सरसाइजिंग प्राइस जो उन्होंने रखा हुआ है दोनों पार्टीज ने वो ₹1000 पर केजी रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और जो प्राइस अगले दिन हो गया है वो हो गया है ₹1100। अब ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, कितने का, ₹100 का इंक्रीज हो गया। अब इस ₹100 के इंक्रीज होने से किस पार्टी को प्रॉफिट होगा और किस पार्टी को लॉस होगा वो आपको पता चलना चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए। और जिस पार्टी को प्रॉफिट होगा उसे क्या मिल जाएगा, जितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है वो दूसरी पार्टी उसे दे देगी, ठीक है। जिसको लॉस हुआ है वो पार्टी प्रॉफिट वाली पार्टी को क्या करेगी, वो अमाउंट पे कर देगी, जो कि कितनी है, ₹100। अब कौन सी पार्टी को प्रॉफिट होगा, कौन सी पार्टी को लॉस होगा, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो मिस्टर राम है और जो मिस्टर रोहन है, मिस्टर राम कौन सी पोजीशन में है, मिस्टर राम ने परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं परचेज करूंगा, दैट मीन्स ही इज इन दी लॉन्ग पोजीशन। ये पोजीशंस के बारे में भी कंसेप्ट में अब डिटेल में नहीं बता सकती हूँ यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं डेरिवेटिव प्लेलिस्ट में, उन्हीं को रेफर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्लेलिस्ट है, उसको रेफर कीजिए, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास शॉर्ट पोजीशन। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि पर्सन क्या किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, परचेज करने के लिए। जो पार्टी परचेज करने के लिए एग्री करती है वो लॉन्ग पोजीशन में रहती है, और जो पार्टी सेल करने के लिए एग्री करती है वो शॉर्ट पोजीशन में रहती है। तो ये हमारे केस में मिस्टर राम ने कहा था मैं परचेज करूंगा, तो ही इज कॉल्ड एज लॉन्ग पोजीशन में है ये, और इन्हें कौन सी पोजीशन में बोला गया, शॉर्ट पोजीशन में। दैट मीन्स लॉन्ग पोजीशन वाला कौन होता है, बायर, और शॉर्ट पोजीशन वाला कौन होता है हमारे पास, सेलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये बताइए कि मिस्टर राम ने अगर ये कहा है कि मैं फ्यूचर में ₹1000 में आपसे गुड्स खरीदूंगा, तो ₹1000 में अगर उन्होंने एग्री किया कि मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा, तो उसका मतलब है कि उनको ये लग रहा था कि फ्यूचर में गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, इससे अच्छा है मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता हूँ ₹1000 के, ताकि जो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे उससे मुझे नुकसान ना हो। और दूसरी पार्टी का जो एजम्पशन रहा होगा मार्केट में प्राइसेस को लेकर अंडरलाइंग एसेट के, वो क्या रहा होगा कि मार्केट में प्राइसेस नीचे गिरने वाले हैं और मैं पहले ही ₹1000 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये उनकी एजम्पशंस रही होंगी। अब अगले दिन हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के, हुआ ये कि हमारा जो प्राइस था अंडरलाइंग एसेट का वो ₹1100 हो गया, जो कि ₹100 बढ़ गया, ₹100 बढ़ गया। अब जो मिस्टर राम है
और एक जो हमारे पास मिस्टर रोहन है। अब आप ये बताइए, इस 100 रुपए के बढ़ने से किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? 1100 रुपए अगर प्राइस हो गया है तो मिस्टर राम को तो फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि वो परचेजर हैं, उन्हें अब वो चीज 1000 रुपए मिलने के कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑलरेडी है, जिसका मार्केट में से अगर वो खरीदते तो 1100 रुपए में मिलती, राइट। और मिस्टर रोहन जो कि सेलर है, उन्हें नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना सामान 1000 रुपए में मिस्टर राम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जबकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ना होते तो वो मार्केट में 1100 रुपए में बेच सकते थे। तो लॉस वाली पार्टी कौन है? मिस्टर रोहन। और प्रॉफिट जिन्हें हुआ है प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने से, वीट का प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट किसको हुआ? मिस्टर राम को। और लॉस किसको हुआ? मिस्टर रोहन को। तो मिस्टर जो राम है वो क्या करेंगे? ₹100 रिसीव करेंगे। किससे? मिस्टर रोहन से। क्योंकि इन्हें लॉस हुआ है तो वो 100 रुपए जो है इन्हें दे देंगे। ये डेली बेसिस पर सेटलमेंट होती चलती है। प्रॉफिट मिलता रहता है, प्रॉफिट जिसको हुआ है उस पार्टी को, और देता कौन है प्रॉफिट? जो दूसरी पार्टी है। अब सपोज कीजिए ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुआ होता, प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुआ होता। यहाँ पे ₹1100 हुआ है, अगर प्राइस ₹900 हुआ होता तो मिस्टर राम को प्रॉफिट होता कि लॉस होता? ऑब्वियसली मिस्टर राम को लॉस होता, क्योंकि उन्हें मार्केट में वो चीज़ 900 रुपए में मिलती, जबकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो उन्हें 1000 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। और मिस्टर रोहन को प्रॉफिट होगा क्योंकि उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं तो 1000 रुपए में बेचूंगा, जबकि मार्केट में उन्हें 900 रुपए में बेचना पड़ता। ठीक है, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा वो कॉन्ट्रैक्ट में बेच रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे मिस्टर राम को लॉस हो रहा है। तो अब लॉस इस पार्टी को हो रहा है, तो मिस्टर राम जो है मिस्टर रोहन को 100 रुपीज पे करेंगे। तो इस तरह से ये जो मार्क टू मार्केट प्राइजेस हैं, मार्क टू मार्केट वैल्यू कौन सी है? सिक्योरिटीज की, हमारी अंडरलाइंग एसेट की मार्क टू मार्केट वैल्यू, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की मार्क टू मार्केट वैल्यू ये है ₹1100 एंड ₹900। और इन वैल्यूज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मिस्टर राम और मिस्टर रोहन थे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने प्रॉफिट या लॉस को डेली बेसिस पर सेटल करते चलते हैं, जब तक कि वो डेट नहीं आ जाती जिस दिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होना है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं मार्क टू मार्केट कंसेप्ट। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अब तो अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे या इसके मीनिंग को देखोगे एक बार दोबारा, तो आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट पता चलती रहेगी। ठीक है ना, यही लिखा था ना, मार्क टू मार्केट इज एन अकाउंटिंग मेथड विच इज यूज टू असेस और कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। क्योंकि मार्केट वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है वो हमेशा हमें फेयर वैल्यू पता कर देगा। ठीक है, क्योंकि एवरी सेकंड प्राइस चेंज होते हैं, और एवरी सेकंड प्राइस जब चेंज होते हैं तो हिस्टोरिक वैल्यू को कंसीडर करना और उससे असेस करना कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रोंग है या नहीं है, तो वो हमें किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होता। जबकि अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हम एक्चुअली असेस कर सकते हैं कि फेयर वैल्यू क्या है उन एसेट्स की, उन सिक्योरिटीज की, उन इन्वेस्टमेंट्स की जिसमें एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है कंसेप्ट ऑफ मार्क टू मार्केट। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जिसका भी रिक्वेस्टेड वीडियो था, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताना कि क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट कर पूछना, ठीक है। और इन फ्यूचर ऑल्सो whoever wants to watch the video on particular topic, they can request me. If I can make, I will make it for sure. Okay.